नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। बुलेटिन में आज नजर डालेंगे। कैबिनेट ने सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ने इस एजेंसी को करोड़ों युवाओं के लिए वरदान बताया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा करेंगे। देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का ये 5वां संस्करण होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में और क्या कुछ खास है, बताएंगे आपको। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। रक्षा मंत्री ने और क्या कहा, नजर डालेंगे। साथ ही कोविड महामारी से स्वस्थ होने की जो दर है वो 73.64% हो गई है। इसके अलावा देश और दुनिया में कोरोना की स्थिति के साथ ही महत्वपूर्ण और अहम खबरें होंगी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा करेंगे। ये देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। कार्यक्रम में शीर्ष 129 शहरों और राज्यों को स्वच्छ महोत्सव शीर्षक से कुल 129 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के नतीजों की घोषणा करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है। इसमें कुल 4,242 शहरों, 62 छावनी बोर्ड और गंगा नदी के किनारे स्थित 92 शहरों के सर्वेक्षण में 1,87,00,000 लोगों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश के अलग अलग भागों से स्वच्छ भारत मिशन शहर यानी SBMU के चुनिंदा लाभार्थियों, स्वच्छाग्रहियों और सफाई कर्मियों से संवाद भी करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री डैशबोर्ड पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अभियान 28 दिनों में पूरा किया गया। इस बार स्वच्छता ऐप पर 1.7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया। वहीं सोशल मीडिया पर 11 करोड़ से ज्यादा बार इसे देखा गया। इस दौरान 5,50,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी सामाजिक कल्याण कार्यक्रम से जोड़े गए और अनौपचारिक रूप से कचरा बीनने के काम में लगे 84,000 से ज्यादा लोगों को मुख्य धारा में लाया गया। जनवरी 2016 में पहली बार नागरिकों की व्यापक स्तर पर भागीदारी के मकसद से सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की थी। इसके तहत देश के शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए उनके भीतर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को अब अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी। केंद्र सरकार ने गैर राजपत्रित पदों, बैंकों और रेलवे के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कल इसके अलावा किसानों से लेकर बिजली कंपनियों तक को राहत देने से जुड़े फैसले लिए गए। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के अवसर से जुड़े ऐतिहासिक फैसले के तहत गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा। This is a revolutionary reform and I think one of the most landmark reforms in the history of independent India. Okay, this is a reform which will bring in ease of recruitment, ease of selection, ease of job placement and thereby ease of living, particularly for certain sections of society which are at a disadvantage on one account or the other. मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने किसानों के हितों से जुड़ा अहम फैसला भी लिया। सरकार ने 2020-21 के लिए 10% तक चीनी तैयार करने वाले गन्ने का लाभकारी मूल्य 285 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया है। जिस गन्ने से 9.5% चीनी तैयार होगी उसका मूल्य 270 रुपये प्रति क्विंटल होगा।
वहीं जिस गन्ने का रिकवरी दर 11% होगा, उसका मूल्य 28.5 रुपए प्रति क्विंटल अधिक होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से करीब 1 करोड़ किसानों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों का परिचालन निजी हाथों में सौंपने का फैसला भी लिया है। इससे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को एक मुश्त 1070 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। जो अपफ्रंट 1070 करोड़ लगभग मिलेंगे, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्ट का विकास करने में काम उपयोग में लाएगी। ये पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। यात्रियों के अच्छा सुविधा के साथ साथ एक नई कार्यक्षमता, नई ऊर्जा आएगी। सार्वजनिक जनभागीदारी यानी पीपीपी के आधार पर 50 साल की लीज पर इन हवाई अड्डों का संचालन, प्रबंधन, रखरखाव और विकास का जिम्मा निजी कंपनियों के हवाले होगा। इनके अलावा कैबिनेट ने कोरोना वायरस के चलते पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को हो रही परेशानी से बड़ी राहत देते हुए कई अन्य अहम फैसले भी लिए। रविंद्र सिंह श्योराण, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन पर खुशी जताई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से ये कई परीक्षाओं को समाप्त कर देगी, साथ ही कीमती समय और संसाधनों की भी बचत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि प्रक्रिया से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। ट्विटर पर प्रधानमंत्री ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से जुड़ी जानकारी भी साझा की। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि IAPPD आज 2 महत्वपूर्ण शोध रिपोर्ट जारी करने जा रहा है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति M वेंकैया नायडू कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इस दौरान जन्म के समय भारत में लिंगानुपात की स्थिति और भारत में बुजुर्ग जनसंख्या स्थिति, साथ ही समर्थन प्रणाली पर भारतीय संसदीय संस्थान जनसंख्या और विकास यानी कि IAPPD की शोध रिपोर्ट जारी की जाएगी। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। राज्यसभा टीवी पर सुबह 11 बजे से आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। चेक गणराज्य में भारत के नवनियुक्त राजदूत हेमंत H कोतलवार ने कल उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू से मुलाकात की। वहीं नवनियुक्त नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने भी उपराष्ट्रपति से कल मुलाकात की। ये मुलाकात उपराष्ट्रपति के दिल्ली स्थित आवास पर हुई। मुलाकात के दौरान कई विषयों पर विस्तार से बातचीत की गई। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 8 अगस्त को देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। इससे पहले वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से अंतर संसदीय संघ, जिनेवा और ऑस्ट्रिया की संसद मिलकर 19 और 20 अगस्त 2020 को संयुक्त रूप से संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का आयोजन कर रही हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण ये पहला मौका है जब वर्चुअल तरीके से सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। सांसद राजीव प्रताप रूडी और मीनाक्षी लेखी के साथ लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। ये पहला मौका है कि इस अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है। अगले वर्ष वियना, ऑस्ट्रिया में होने वाले सम्मेलन के दूसरे भाग के आयोजन में व्यक्तिगत रूप से भागीदारी होगी। लोकसभा अध्यक्ष 20 अगस्त को संसद और लोगों के बीच दूरियों को कम करने, शासन में सुधार किया जाना विषय पर हो रही पैनल चर्चा में अपने विचार रखेंगे। लगभग 1 शताब्दी के बाद आज संपूर्ण मानव जाति फिर एक अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। कोविड-19 महामारी ने विश्व के सभी देशों को अभूतपूर्व मानवीय एवं आर्थिक क्षति पहुंचाई है। कोई भी देश छोटा हो या बड़ा इससे अकेले लड़ने में सक्षम नहीं है। इस भीषण
त्रासदी के समय में बहुपक्षवाद की समस्त विपदाओं के निराकरण का सर्वोत्तम माध्यम है। चाहे कोविड-19 का इलाज हो या अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार हो, सभी देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा। संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का विषय धरती और उसके निवासियों के लिए शांति और सतत विकास सुनिश्चित करने वाला और अधिक प्रभावी बहुपक्षीय संसदीय नेतृत्व रखा गया है। वर्चुअल सम्मेलन के बाद कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच विश्व के सभी सांसदों ने एकता दिखाई और एक परिणामी दस्तावेज स्वीकार भी किया जाएगा। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसदीय समितियों की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। संसद भवन परिसर में आज 2 अहम संसदीय समितियों, कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समितियों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समितियों की बैठक होने जा रही है। कोयला और इस्पात संबंधी समिति देश में एल्युमिनियम और तांबा उद्योग के विकास विषय पर चर्चा करेगी। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण, मार्केटिंग और आपूर्ति विषय पर मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेंगी। भारत चीन सीमा मामलों के बारे में विचार विमर्श और समन्वय तंत्र की बैठक आज होनी है। इसमें मुख्य रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रही सैनिक जमावड़ा घटाने की और सैनिकों के डी-एस्केलेशन को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत होने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की बैठक 24 जुलाई को आयोजित की गई थी। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि जल्द ही वरिष्ठ कमांडरों की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें आगे के उपाय तय किए जाएंगे ताकि सीमा पर तनाव और सैनिक जमावड़ा घटाने के साथ ही साथ शांति बहाली जल्द से जल्द सुनिश्चित की जा सके। इस बीच जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा में मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हंदवाड़ा मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकियों में लश्कर कमांडर नसरुद्दीन लोन भी शामिल है, जो इस साल 18 अप्रैल को सोपोर में 3 जवानों और 4 मई को हंदवाड़ा में 3 जवानों की हत्या में शामिल था। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और सर्च ऑपरेशन जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय नौसेना की भूमिका की सराहना की। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पोतों और विमानों को तैनात करने में नौसेना की तैयारियों पर उन्हें पूरा विश्वास है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अब तक के सबसे बड़े निकासी अभियान ऑपरेशन समुद्र सेतु के संचालन के लिए भारतीय नौसेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित पड़ोसी देशों के लगभग 4000 लोगों को स्वदेश लाने में नौसेना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना ने प्रमुख और संवेदनशील स्थानों पर पोतों और विमानों को तैनात करने, समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए मिशन आधारित तैनाती को प्रभावी ढंग से लागू किया। सम्मेलन को नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने भी संबोधित किया। आज सम्मेलन का दूसरा दिन है। सम्मेलन में हिंद प्रशांत में बड़ी सुरक्षा जरूरतों पर चर्चा के साथ साथ नौसेना की ऑपरेशनल तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमर से बातचीत की। उन्होंने अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम और आपसी सहयोग पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने विकास, भागीदारी और संपर्क को और मजबूत करने पर बल दिया। भारत अफगानिस्तान में शांति एवं स्थिरता में एक प्रमुख पक्षकार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी से भी टेलीफोन पर बातचीत की। विदेश मंत्री ने ओमान के विदेश मंत्री से आपसी संबंधों पर चर्चा की। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अपनी 2 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा को संतोषजनक बताया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी हित से सुरक्षा से जुड़े मुद्दों, कोरोना वायरस की महामारी से निपटने में सहयोग और महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की बहाली पर चर्चा हुई। विदेश सचिव ने अपने समकक्ष मसूद बिन मोमेन से भी मुलाकात कर द्विपक्षीय रिश्तों को बढ़ाने के तरीकों और कोविड-19 का टीका विकसित होने पर उसकी आपूर्ति को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा कोविड-19 का टीका तैयार होने के बाद भारत उसे प्राथमिकता के आधार पर बांग्लादेश को उपलब्ध कराएगा। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।
अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान। हरमंदिर साहिब और दरबार साहिब हैं इस तीर्थ स्थल की दूसरे नाम। मुख्य परिसर में है एक सरोवर, जिसके ठीक बीच में बनी है एक शानदार इमारत, जिसके हैं 4 प्रवेश द्वार। मुख्य इमारत की ऊपरी हिस्से पर है सोने की परत, जिससे मिला इसे स्वर्ण मंदिर का नाम। 1588 में शेख मियां मीर ने गुरु अर्जुन देव के निर्देशन में रखी हरमंदिर साहिब की नींव और 1604 ईस्वी में ये बनकर हुआ तैयार। स्वर्ण मंदिर में आते हैं रोजाना 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु और लगभग 35,000 लोग शामिल होते हैं विशाल लंगर में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। कोविड-19 महामारी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो उसके साथ प्रवासी मजदूरों की समस्या भी सामने आई। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत विभिन्न उपायों की घोषणा की। इसके नतीजे भी दिखाई देने लगे हैं। सरकार के आंकड़े दिखाते हैं कि प्रवासी और फंसे हुए मजदूरों को हर संभव सहायता दी गई और इन मजदूरों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी बताई जा रही थी। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के ऐसे काफिले को देख पूरा देश चिंतित था। ऐसे में सरकार ने भी भरसक कदम उठाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई मौकों पर कहा कि मजदूरों के लिए जितना भी किया जाए कम है। सरकार ने प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए तुरंत प्रयास करने शुरू कर दिए। 15 मई 2020 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 8 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया। ये योजना विशेष रूप से उन सभी व्यक्तियों को कवर करने के लिए शुरू की गई जो ना तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत और न ही किसी अन्य राज्य पीडीएस योजना के तहत कवर किए गए थे। हालांकि सरकार के पास विस्थापित मजदूरों को लेकर कोई ठोस आंकड़े नहीं थे, फिर भी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इनकी संख्या को करीब 8 करोड़ मानकर योजनाएं बनाई गई। देखा जाए 8 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत 81 करोड़ लोगों को दिए जाने वाले खाद्यान्न का 10% था। ये अनाज 2 महीनों के अंदर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दे दिया गया। ये अनाज उन सभी व्यक्तियों के लिए था जिनके पास ना कोई पहचान पत्र था और ना ही राशन कार्ड। इसके बाद राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर प्रवासी या फंसे हुए मजदूरों की संख्या का अनुमान लगाया गया। तब जाकर ये पता चला कि करीब 2.8 करोड़ मजदूर ऐसे हैं जिन्हें आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत लाभान्वित किया जा सकता है। ऐसे सभी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन से लेकर सड़कों के किनारे पंडाल लगाकर खाद्यान्न का वितरण किया गया। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने 8 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया था, लेकिन राज्यों ने केवल 6.38 लाख मीट्रिक टन अनाज की उठाई की, जिसमें केवल 2.3 लाख मीट्रिक टन का ही आवंटन किया जा सका। इससे एक बात तो साबित हो गई कि प्रवासी मजदूरों की संख्या को जितना बताया जा रहा था वो उससे काफी कम है। दूसरी तरफ सरकार ने यह भी बताया कि आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अलावा मार्च में उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के 60,70,000 लोगों को खाद्य सुरक्षा स्कीम के तहत लाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ई संजीवनी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने 2 लाख टेली परामर्श पूरे कर लिए। 9 अगस्त को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने 1.5 लाख टेली परामर्श पूरे किए, जिसके बाद से सिर्फ 10 दिनों की छोटी अवधि में ही ये कीर्तिमान हासिल कर लिया गया। इसे प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया पहल के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा सकता है। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म ने कोविड महामारी के समय अपनी उपयोगिता साबित कर दी। इस प्लेटफॉर्म में से 2 प्रकार की टेलीमेडिसिन सेवाएं दी जा रही हैं। इनमें डॉक्टर से डॉक्टर यानी कि ई संजीवनी और मरीज से डॉक्टर यानी ई संजीवनी ओपीडी टेली परामर्श शामिल है।
ई संजीवनी को अभी तक 23 राज्यों ने लागू कर दिया है और अन्य राज्य इसे शुरू करने की प्रक्रिया में हैं। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28 लाख के पार हो गई है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार के समन्वित प्रयासों से कोविड-19 से स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। तेजी से 3 करोड़ 20 लाख से अधिक परीक्षण के साथ ही भारत ने एक और मिसाल दर्ज की। देश में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 20 लाख को पार कर गई है। बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में एक ही दिन में अब तक सबसे अधिक 60,000 से ज्यादा लोगों के ठीक होने की एक और उपलब्धि दर्ज की गई। इतनी बड़ी संख्या में कोरोना रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही इस बीमारी से ठीक होने की दर भी 73.64% हो गई है। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकॉर्ड संख्या में सक्रिय मामलों की संख्या में कमी आई है और ये कुल सक्रिय मामलों के 1/4 से कम सिर्फ 24.45% है। स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या की वजह से सक्रिय मामलों के साथ अंतर भी 13,60,000 से ज्यादा हो चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पित प्रयासों से कोरोना मामलों में मृत्यु दर लगातार घट रही है और अब ये 1.91% रह गई है। भारत लगातार उच्च परीक्षण की राह पर आगे बढ़ रहा है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए पिछले 24 घंटे में 9 लाख से ज्यादा परीक्षण किए गए हैं। इस तरह से लगातार तीसरे दिन 8 लाख से ज्यादा कोविड-19 के नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही प्रति 10 लाख आबादी पर टेस्ट की संख्या बढ़कर 23,000 से अधिक हो गई। देश भर में अब तक 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रतिदिन 10 लाख परीक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से परीक्षण सुविधाओं में भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। जनवरी 2020 में सिर्फ एक प्रयोगशाला से आज देश में सरकारी क्षेत्र की 975 और निजी क्षेत्र के 511 प्रयोगशालाओं समेत कुल 1,486 प्रयोगशालाएं कोरोना नमूनों की जांच का काम कर रही हैं। उच्च परीक्षण के सतत स्तर में भारत के मरीजों के ठीक होने की दर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक हुए और सक्रिय मामलों के बीच काफी अंतर है और मृत्यु दर लगातार कम हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 64,500 से अधिक मामले सामने आए हैं। उसमें से 5 राज्यों में सबसे अधिक केस आए। महाराष्ट्र में 11,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। आंध्र प्रदेश में 9,000 से अधिक, कर्नाटक में 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 4,000 से अधिक केस सामने आए हैं। 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रिकवरी रेट राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को दिल्ली में कोरोना के 1,398 नए केस सामने आए। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,320 कोरोना मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल मामले 1,56,129 हो गए। वहीं अब तक 1,40,767 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में अब भी कोरोना के 11,137 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच अब अनलॉक 3 की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। बुधवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया। अब दिल्ली में होटल खोलने की मंजूरी मिल गई है, मगर जिम में कसरत करने के लिए कुछ और वक्त का इंतजार करना होगा। दिल्ली में जिम खोलने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 13,165 नए मामले सामने आए। हालांकि 9,000 से ज्यादा मरीज बीमारी से ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के नए मामलों के सामने आने के बाद से अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,28,642 हो गई। राज्य में अब तक कुल 4,46,881 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी राज्य में कुल सक्रिय केस के मामले 1,60,413 हैं। इसी बीच सरकार ने बहुप्रतीक्षित और लोकप्रिय गणेश उत्सव को ध्यान में रखकर अंतर जिला बस परिवहन सेवा को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण बस सेवा को रोक दिया गया था। भारतीय फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल की शुरुआत की। इस महीने के शुरू में इसको मंजूरी मिली थी। ये ट्रायल 1,600 वॉलंटियर्स पर 17 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। वहीं हम देश में पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का तीसरे और आखिरी चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल ने कल बताया कि देश में फिलहाल 3 कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। ये सभी वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग चरणों में हैं, जिसमें से एक वैक्सीन का ट्रायल का तीसरा और आखिरी चरण बुधवार से शुरू हो जाएगा।
देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत पहले से बिगड़ गई है। दिल्ली स्थित सेना अस्पताल ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। अस्पताल के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति के फेफड़े में इन्फेक्शन की शिकायत है। उनका वेंटिलेटर सपोर्ट पर इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम उनकी गहन निगरानी कर रही है। 84 साल के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को दिल्ली कैंट स्थित सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद से उनकी ब्रेन सर्जरी हुई। प्रणब मुखर्जी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये सभी देशों से यह आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द वैश्विक साझेदारी के वैक्सीन कार्यक्रम में शामिल हों, ताकि दुनिया को कोरोना वायरस के शिकंजे से मुक्त कराया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम ने कहा कि जो देश दूसरे देशों को अलग करके अपने पास वैक्सीन की जमाखोरी करेंगे, उससे संकट और ज्यादा बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि हर देश की सबसे ज्यादा संक्रमित 20% आबादी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग और पूर्व में मौजूद परिस्थितियों वाले लोगों को पहले चरण में वैक्सीन दी जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संपन्न देशों को कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन फैसिलिटी से जोड़ने के लिए 31 अगस्त तक की समय सीमा दी है। इसी बीच दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,50,000 के पार पहुंच गई, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 7,90,000 के करीब पहुंच गया है। भगत सिंह कोश्यारी ने बुधवार को पणजी में गोवा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। वो महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं और उन्हें गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। ये फैसला सत्यपाल मलिक के गोवा से स्थानांतरण और मेघालय के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के बाद आया है। वहीं सत्यपाल मलिक ने भी कल मेघालय के 19वीं राज्यपाल के रूप में राजभवन में एक समारोह में शपथ ली। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमदर ने मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों की मौजूदगी में मलिक को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। कोविड महामारी को देखते हुए सदन में विधायकों, स्टाफ और पत्रकारों के बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए विधायकों के लिए प्रेस गैलरी और दर्शक दीर्घा में भी बैठने की व्यवस्था है। वहीं मीडिया कर्मियों के लिए तिलक हॉल में व्यवस्था की गई है, जहां से वो सदन की कार्यवाही को देख सकेंगे। विधानसभा में सिर्फ चुनिंदा चैनल और न्यूज चैनलों के पत्रकारों के लिए ही अनुमति रहेगी। विधानसभा परिसर का सैनिटाइजेशन भी लगातार किया जा रहा है। मणिपुर में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इन विधायकों में नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा और राष्ट्रीय महासचिव राम माधव की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती है। 20 अगस्त 1944 को जन्मे राजीव गांधी 1984 से 1989 के दौरान देश के प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी की याद में ही 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। BKS आयंगकर की आज पुण्यतिथि है। BKS आयंगकर योग का दुनिया से परिचय कराने वाले प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु थे। उन्हें आधुनिक योग का जनक माना जाता है। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें 2002 में पद्म भूषण और 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ योग गुरुओं में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। BKS आयंगकर ने आयंगकर योग की स्थापना की और इसे संपूर्ण विश्व में मशहूर बनाया। इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।